हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल की स्थापत्य कला और वास्तुकला के बारे में। यह आरएस मेंस, प्री और अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी टॉपिक है। तो आगे हम बात करते हैं इनके बारे में। सल्तनत काल, जिसके अंदर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश को शामिल किया जाता है। तो इन वंशों के अंतर्गत किन किन शासकों ने या सुल्तानों ने स्थापत्य कला में अपना योगदान दिया था, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यद्यपि सल्तनत काल में सुल्तानों ने सैनिक अभियानों और विद्रोहों को दबाने में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत किया था। अर्थात सुल्तानों ने अपना सारा समय या अधिकांश समय केवल सैनिक अभियान करने में और अन्य राजाओं के विद्रोह को दबाने में ही अपना समय खर्च किया था। फिर भी इस काल में कला और स्थापत्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। इस काल में अन्य कलाओं की अपेक्षा स्थापत्य कला में ज़्यादा विकास हुआ। आगे हम देखें तो तुर्क शासकों द्वारा इस काल में अनेक भवनों का निर्माण कराया गया, परंतु यह कार्य कठिन सिद्ध हुआ। सल्तनत काल के आरंभिक वर्षों में स्थापत्य कला के विकास में दो बड़ी बाधाएं आई थी। कौन सी? पहली बाधा तो ये कि सल्तनत काल से पहले भारत में इस्लाम या मुस्लिम संप्रदाय का शासन नहीं रहा था। इसलिए शासन के बाद स्थापत्य की जिस इस्लामिक शैली से सुल्तान परिचित थे, उससे भारतीय कारीगर अनभिज्ञ थे, क्योंकि सुल्तान अपने साथ कारीगर नहीं लाए थे। जब भी कोई स्थापत्य बनवाना था सुल्तानों को, तो उसके लिए भारतीय कारीगरों का ही उपयोग किया जाता था और भारतीय कारीगर उनकी इस्लामिक शैली से अनभिज्ञ थे। भारतीय कारीगर स्थापत्य की जिस शैली को जानते थे या जिस शैली से परिचित थे, वह सुल्तानों के लिए उपयुक्त भी नहीं थी। इसलिए धीरे धीरे इस्लामी और भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण के रूप में इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का विकास हुआ। अर्थात भारतीय और इस्लामी दोनों स्थापत्य कला में मिक्स हो गई, अर्थात उनका एक मिश्रण तैयार हुआ, जिसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली कहेंगे। आगे हम बात करें तो जो इंडो इस्लामिक शैली थी, यह हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैली का मिश्रण माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस जो ये मिश्रण थी, इसमें हिंदू शैली और मुस्लिम शैली की बात करें तो हिंदू शैली के अंतर्गत हम किन किन तत्वों को देखते हैं। हिंदू शैली के अंदर बात करें तो हिंदू शैली में स्तंभ बनाए जाते हैं, जैसा कि प्रत्येक घर के अंदर हम देख सकते हैं हिंदुओं के या भारतीयों के। छज्जे बनाए जाते हैं, गेट और खिड़कियों के बाहर छज्जे हमने काफ़ी देखे हैं। जो पुराने घर हुआ करते थे उनमें गेट और खिड़कियों के बाहर छज्जे होते थे। कोष्टक्स का मतलब दीवारों के अंदर छोटी छोटी बारियां या फिर ताकें होती थी जिसमें सामान रखे जाते थे। धरनी, ये गलत टाइप हो गया है, यह है ये धरनी है। धरनी अर्थात जो स्तंभ होते थे उनके ऊपर एक पिलर रखा जाता था, जिससे यह आधार की तरह कार्य करता था, जिसको धरनी या शहतीर कहते थे। जैसे हमारे पुराने घर होते हैं, उनमें गेट और खिड़की के ऊपर धरनी या शहतीर रखी जाती है। आगे हम बात करें तो हिंदू स्थापत्य कला शैली में की विशेषताओं की, तो इसमें बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था और उनमें कोष्टक्स बनाए जाते थे, जिसमें पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर उनको जोड़ा जाता था। जो हिंदुओं का स्थापत्य था उसमें देवी देवताओं और अप्सराओं की मूर्तियाँ, फूल पत्ती, बेल बूटे, घंटियाँ आदि का अलंकरण किया जाता था। जो हम पुराने मंदिर देखते हैं, पुराने स्थापत्य देखते हैं, जैसे खजुराहो का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, तो इनके अंदर हम क्या देखते हैं, इसमें अप्सरा, देवी देवता, यक्ष
यक्षिणी इनकी मूर्तियाँ होती है। घरों की बात करें, पुराने घर है और हवेलियाँ हैं, महल है, उसमें हम दीवारों पर फूल पत्तियों का अंकन देख सकते हैं। तो इस तरह हिंदू स्थापत्य कला के अंतर्गत इन बिंदुओं को गिना जाता है। लेकिन जो मुस्लिम शैली थी यह हिंदू शैली से कुछ अलग थी। कैसे? क्योंकि मुस्लिम शैली के अंदर मीनारें बनाई जाती है। मीनारें जैसा कि आप जानते हैं कि जो ताजमहल है, जैसे ताजमहल की मुख्य आकृति ये है, तो इसके चारों तरफ 4 मीनार बनी हुई है। तो 4 मीनार है। तो मुस्लिम स्थापत्य शैली के अंदर एक मुख्य इमारत होती है और मुख्य इमारत के चारों ओर मीनार होना आवश्यक होता है। उनके ऊपर गुंबद पाया जाता है, जैसा कि गुंबद हम देख सकते हैं। यह एक मीनार है जिसमें गुंबद है, मुख्य इमारत के ऊपर गुंबद है, गोल गुंबद। आगे बात करें तो अगला है मेहराब युक्त गुंबद। मेहराब अर्थात यह शैली इस तरह होती है, यह मेहराब है कि जब इस तरह गेट के ऊपर आकृति बनाई जाती है तो इसे मेहराब कहते हैं। तो यह मेहराब है। आगे बात करें तो निर्माण के लिए छोटे छोटे पत्थर, गारा, चूना और टाइल्स का प्रयोग किया जाता था, जबकि हिंदू स्थापत्य में इन चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता था। पत्थर बड़े बड़े होते थे और गारा और चूना और टाइल्स का उपयोग नहीं किया जाता था। इसमें सजावट के लिए कुरान की आयतें, ज्यामितीय आकृतियाँ, खुशनबीसी, सुलेखन आदि का कार्य भी किया जाता था, जैसा कि आगे हम चित्र में देखेंगे। इसमें जाली का कार्य, पानी का प्रयोग और जड़ाई का कार्य, जिसे पच्चीकारी कहते हैं, इनका प्रयोग भी किया जाता था। अब हम देखेंगे, ये हमारे सामने है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे को हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें आप अलंकरण में कुरान की आयतें आसानी से देख पाएंगे। कुरान की आयतें जो आपके सामने इस दरवाजे के चारों तरफ अलंकृत की गई है। यह बुलंद दरवाज़ा है जो फतेहपुर सीकरी में स्थापित है, जो अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सल्तनत काल में अलंकरण के लिए कुरान की आयतें, कोष्टक्स, इनका प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं अरबस्क शैली की। अरबस्क शैली की बात करें तो अरबस्क शैली किसे कहेंगे? अरबस्क शैली मतलब अलंकरण की मिश्रित शैली को ही अरबस्क शैली कहा जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम अलंकरण शैली को मिश्रित या मिला दिया जाता है। जैसा कि आप इस नीचे वाले चित्र में देख सकते हैं, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अलंकरणों का मिश्रण है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और जानते हैं। इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली के क्रमिक विकास की प्रक्रिया 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही शुरू हो गई थी। इसका पहला चरण 1296 में समाप्त हुआ। सल्तनत कालीन स्थापत्य के विकास के इस चरण की शैली को मामलुक शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1206 से 1296 तक मामलुक वंश अर्थात गुलाम वंश समाप्त हुआ था, इसलिए यह स्थापत्य कला की प्रथम शैली मानी जा सकती है। आगे बात करें तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के विकास का दूसरा चरण 1296 से 1316 तक चला। यह एक खिलजी वंश था, तो दूसरे चरण में खिलजी शैली की संज्ञा इसे दी जाएगी। द्वितीय चरण में इस्लामिक शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य के विकास का तीसरा चरण 1316 से 1398 तक चला और इसे तुगलक वंश कहेंगे, क्योंकि 1398 में तैमूर के आक्रमण के साथ ही दिल्ली सल्तनत का विघटन होना शुरू हो गया था और इस कला और स्थापत्य के क्षेत्र में एक केंद्रीय शैली के स्थान पर अनेक क्षेत्रीय शैलियों का विकास होना शुरू हो गया था, जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि किन किन क्षेत्रीय शैलियों का उस समय विकास हुआ।
सल्तनत काल में अनेक मस्जिदों, मकबरों, मीनारों और अन्य भवनों का निर्माण हुआ जिनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की। अब हम बात करेंगे सल्तनत काल के दौरान किन किन स्थापत्य कला की चीज़ें बनी थी, उनके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की। सल्तनत काल के सुल्तानों के द्वारा बनवाई गई मस्जिदों में सबसे पहली कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी। अर्थात पहली मस्जिद कौन सी थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया था। मस्जिद का निर्माण कार्य 1195 में शुरू हुआ और 1199 में इसका कार्य पूर्ण हो गया था। यह मस्जिद एक हिंदू मंदिर के चबूतरे पर बनाई गई और अनेक हिंदू मंदिरों की सामग्री से बनाई गई। अर्थात बहुत सारे हिंदू और जो जैन मंदिर थे उनको तोड़ा गया और उनसे जो सामग्री निकली उन सामग्रियों से कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। इस मस्जिद में इस्लामिक शैली की केवल एक ही विशेषता है, वह यह है कि सामने पत्थर की जाली लगी हुई है जिस पर मुस्लिम पद्धति की डिज़ाइनें और सजावट है और कुरान की आयतें खुदी हुई है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इस चित्र के अंदर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद केवल एक कुछ खंड बचा हुआ है जो हम देख सकते हैं कि यह उसका प्रवेश द्वार है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, और जिसकी हम बात कर रहे थे कि हिंदू मंदिर और जैन मंदिर थे जिनको तोड़कर इनका निर्माण किया गया। ये पास में हम उसके बारे में देख सकते हैं हिंदू मंदिरों की, और यह कुतुब कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। आगे हम बात करें तो यह आपको कुतुब मीनार के पास, जो कुतुब मीनार पास से बनी हुई है, इसके अंदर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं अगली स्थापत्य कला की, वस्तु की या कला की। तो आगे हम बात करते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक की मस्जिद बनवाई। यह इमारत अपने मूल रूप से एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था जिसका निर्माण विग्रहराज ने करवाया था। इसके ऊपरी भागों को तोड़कर गुंबज और मेहराबें बना दी गई थी। इस मस्जिद के स्तंभों पर और भीतरी कब्रों पर भी असंख्य मानव चित्र बने हुए हैं जिनके चेहरे और हाथ पैर कटे हुए या मिटे हुए हैं। इस मस्जिद के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सर जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन की उक्तियां अधिक युक्त प्रतीत होती है। सर जॉन मार्शल के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण केवल अढ़ाई दिन में हुआ था। अर्थात हम बात कर रहे हैं कि इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा। इसके बारे में जो पर्सी ब्राउन था, सर जॉन मार्शल था, इसकी जो लाइन थी वह सबसे ज़्यादा उपयुक्त सिद्ध होती है कि इसका निर्माण केवल अढ़ाई दिन में किया गया था, इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा रखा गया। जबकि पर्सी ब्राउन का मानना था कि जिस स्थल पर ये मस्जिद है वहाँ अढ़ाई दिन का मेला लगता है, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। जैसा कि चित्र में आप अढ़ाई दिन का झोपड़ा देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की हम बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण की योजना 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। इसका निर्माण का कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल में जाके पूरा हुआ। मूलतः ये मीनार मुअज्जिन के लिए बनाई गई थी, अर्थात अजान पढ़ने के लिए बनाई गई थी, जो इस पर चढ़कर मुसलमानों को नमाज के लिए इकट्ठा करने के लिए अजान दिया करता था। सल्तनत कालीन इस इमारत की विशेषता पर्सी ब्राउन के शब्दों में प्रकट होती है कि किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर कुतुब मीनार एक अत्यधिक प्रभावशाली इमारत लगती है। इसके लाल पत्थरों के विभिन्न रंग, उनकी बांसुरी नुमा मंजिलों की बदलती हुई जालियां, उन पर एक दूसरे पर चढ़े हुए उल्लेख, साधारण कारीगरी, उत्कृष्ट पत्थरों के कटाव की तुलना, छज्जों के नीचे हिलती डुलती छाया, सभी अत्यंत प्रभावशाली है। आगे हम कुतुब मीनार के बारे में बात करें तो कुतुब मीनार में कुल 375 सीढ़ियाँ हैं। 46 फीट व्यास का इनका आधार है। 10 फीट व्यास के शिखर वाला कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। अर्थात नीचे से इसका व्यास देखें तो 46 फीट
और ऊपर से इसका व्यास देखें तो इसका व्यास 10 फीट है। बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी इसकी 5वीं मंजिल, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 5वीं मंजिल जो बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो आगे हम बात करते हैं, ये चित्र में आप कुतुब मीनार को देख सकते हैं। ये 5 मंजिला इमारत है, जिसमें 1 मंजिल, 2, 3, 4 और 5 जो ऊपर जाते जाते छोटी होती जाती है। आगे हम बात करें तो आगे हम देख सकते हैं ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है। कुतुब कॉम्प्लेक्स अर्थात कुतुब मीनार के आसपास की जो चीज़ें बनी हुई है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। जैसे सबसे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एरिया है। दूसरा जो हमने चीनी गम पिक्चर में देखा था, आयरन पिलर जिसे लोह स्तंभ भी कहते हैं, यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लोह स्तंभ दिखेगा। तीसरा आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आपको देखने को मिल जाएगी, ये कुतुब मीनार है। आगे आता है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा आपको, ये वाला एरिया आपको अलाई दरवाज़ा है। 5वां है अलाई मीनार। तो अलाई मीनार की बात करें तो यह कुतुब मीनार की एक प्रतिकृति थी, जो इससे दुगना बड़ी बनाने की सोच रहे थे, लेकिन ये बन नहीं पाई और इसका केवल एक ही मंजिल बन पाई। तो यह अलाई मीनार है, जो उसी कुतुब कॉम्प्लेक्स में है। आगे है इल्तुतमिश की कब्र। इल्तुतमिश की कब्र देखें तो इल्तुतमिश की कब्र यहाँ है। तो यह आपने देखा कुतुब कॉम्प्लेक्स, जो आप कभी दिल्ली आपको जाने का मौका मिले तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, और इतिहास के बारे में जानने का मौका मिले तो आपको ज़रूर जानना चाहिए। आगे स्थापत्य कला की अगली कड़ी में हम देखते हैं सुल्तानगढ़ी के मकबरे के बारे में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र या सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद के लिए जिस मकबरे का निर्माण कराया, वह स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय है। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा भारत में तुर्कों के द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। यदि आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि तुर्कों के द्वारा भारत में कौन सा मकबरा पहली बार बनाया गया, तो इसका उत्तर होगा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहते हैं। इसलिए यह इमारत हिंदू शैली के बहुत पास है, क्योंकि उस समय के जो मजदूर थे वह हिंदू मजदूर थे, इसलिए उनका स्थापत्य हिंदू शैली के काफ़ी निकट माना जाता है। इसका निर्माण 1231 में मलकापुर में करवाया गया था। जैसा कि हम सुल्तानगढ़ी का मकबरा देख सकते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा आपके सामने, यह सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। यदि किसी की भावनाएं आहत हो तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल सभी को ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करना है। ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा है और यह इसके स्थापत्य में काफ़ी सुंदर है। आगे हम बात करते हैं इल्तुतमिश के मकबरे के बारे में। इल्तुतमिश के मकबरे के बारे में बात करें तो इल्तुतमिश को सल्तनत काल में मकबरों के निर्माण का जन्मदाता माना जाता है। उसने पहले अपने पुत्र के लिए मकबरे का निर्माण करवाया, फिर 1235 में के पहले अपने लिए भी मकबरे का निर्माण करवाया। जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो हमने अभी कुतुब कॉम्प्लेक्स देखा था, उसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद देखी थी, उसके पास में इल्तुतमिश के मकबरे पर कुरान की आयतें सुंदर ढंग से उत्कीर्ण की गई, जिसमें मैंने बताया था आपको कि उसके पास ही इल्तुतमिश का मकबरा है। इल्तुतमिश के मकबरे की बात करें तो उस पर कुरान की आयतें बहुत सुंदर ढंग से उत्कीर्ण की गई है। यह इस मकबरे के गुंबद में घुमावदार पत्थरों का उपयोग किया गया है। इल्तुतमिश के मकबरे में सबसे पहले हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की कि इसमें इस्लामिक शैली का प्रवेश भारत में पूर्ण रूप से कराया जाए। यह इल्तुतमिश की कब्र है और चारों तरफ से आप देख सकते हैं इल्तुतमिश का मकबरा है।
आगे हम बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। सल्तनत काल में सूफी संतों के लिए खानकाह या दरगाह का निर्माण किया जाता था। इल्तुतमिश ने चिश्ती संप्रदाय के आरंभिक संतों में जो प्रमुख मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनकी दरगाह का निर्माण करवाया और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मकबरे का निर्माण किया था। चित्र में आप मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देख सकते हैं, जो स्थापत्य की दृष्टि से काफ़ी सुंदर कृति मानी जाती है। आगे हम बात करेंगे बलबन के मकबरे के बारे में, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। बलबन का मकबरा, बलबन ने अपने लिए लाल महल नामक एक महल भवन का निर्माण कराया। जैसा कि पत्थरों में भी देख सकते हैं, पत्थर लाल रंग के हैं। दिल्ली में स्थित बलबन का मकबरा पूर्णतः इस्लामिक शैली का है। मकबरे के द्वार की मेहराब भारत में निर्मित तुर्की मेहराबों में सबसे सुंदर मानी जाती है। ये आपके सामने बलबन का मकबरा है। आगे हम देख सकते हैं अलाई दरवाज़ा के बारे में बात करते हैं। अलाई दरवाजे के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जिस प्रकार अपनी आक्रामकता के लिए प्रसिद्ध था, अर्थात राजस्थान में रणथंभौर, मेवाड़, जालोर आदि कई स्थानों पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए, ठीक उसी प्रकार उसके काल का स्थापत्य भी सल्तनत काल के इतिहास में अद्वितीय माना जाता है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ इमारत मानी जाती है। इस इमारत का निर्माण कार्य 1311 में जाके पूर्ण हुआ था। आगे बात करें तो कुतुब मीनार के चारों ओर के दरवाज़ों में से एक अलाई दरवाज़ा है। यह दरवाज़ा ऊंचे चबूतरे पर स्थित एक चौकोर इमारत है, जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं। यह कुतुब मीनार है और यह दरवाज़ा है। सर जॉन मार्शल ने अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला की अमूल्य निधि माना है। इसके बाद हम बात करेंगे जमात खाना मस्जिद की। जमात खाना मस्जिद की बात करें तो सल्तनत काल में पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित यह पहली मस्जिद थी जिसका निर्माण पूर्णतः इस्लामिक शैली में किया गया था। इस मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खिज़र खान ने करवाया था। जैसा कि आप चित्र में जमात खाना मस्जिद को देख सकते हैं कि यह कितनी सुंदर है और इसका स्थापत्य को निहार सकते हैं। आगे हम बात करें तो तुगलकाबाद के बारे में। तुगलकाबाद के बारे में तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की सीमा पर ऊंची पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया। इस नगर में दुर्ग 56 कोट का निर्माण भी करवाया गया। आगे बात करते हैं विजयमंडल की। ये सभी स्थापत्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण इमारतें हैं। इसके बाद बात करते हैं विजयमंडल की। इतिहास में पागल सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद बिन तुगलक कला और स्थापत्य का महान संरक्षक माना जाता है। उसने एक ऊंची पहाड़ी पर स्तंभनुमा इमारत का निर्माण करवाया जिसे विजयमंडल के नाम से जाना जाता है और इस इमारत की ऊपरी भाग में अष्टभुजाकार छत है। इसके बाद आदिल शाह का किला। तुगलकाबाद के समीप इस किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। आगे बात करें जहांपनाह नगर की। जहांपनाह नगर की बात करें तो इस नगर का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के बीच करवाया था। इस नगर के अवशेषों में 7 मेहराबों का पुल आज भी देखने को मिलता है। विजयमंडल जहांपनाह नगर में ही स्थित है, जो आगे ऊपर हमने देखा था। इसके बाद बात करें हम दौलताबाद की। दौलताबाद की बात करें तो गोदावरी नदी की घाटी में स्थित भारत के केंद्रीय स्थल देवगिरी को जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाया तब उसका नाम दौलताबाद रखा था। उसने इस नगर में बड़े बड़े भवन और सड़कें बनवाई थी।
एक सड़क दौलताबाद से दिल्ली की तरफ बनाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में दौलताबाद को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत की पुरानी राजधानी दिल्ली से नागरिकों के दौलताबाद नहीं जाने के कारण फिर से दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। तो हमने दौलताबाद के बारे में जाना। ये दौलताबाद का किला था जो आप देख सकते हैं। आज इसको 900 साल के आसपास 900 साल के आसपास हो गया है, लेकिन आज भी इसका स्थापत्य वैसा का वैसा बना हुआ है। आगे बात करें निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। निजामुद्दीन औलिया के मकबरे की बात करें तो दिल्ली में स्थित यह मकबरा सल्तनत काल की स्थापत्य कला की तुगलक शैली में अपना विशिष्ट महत्व रखता है। यह मकबरा सफ़ेद और काले संगमरमर के एक साथ प्रयोग में लाए जाने के कारण अत्यधिक उत्कृष्ट है। मकबरे के चारों कोनों पर गुंबद स्थित है। इसमें एक दरवाज़ा और कुछ खिड़कियां भी है जो लाल पत्थर से जुड़े हुए हैं। ये आप निजामुद्दीन औलिया का मकबरा देख सकते हैं जो काफ़ी सुंदर है, जिसके स्थापत्य को हम जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। आगे बात करते हैं बाराखंबा की। बाराखंबा के बारे में बात करें तो सल्तनत काल में तुगलक शैली की धर्मनिरपेक्ष इमारतों में बाराखंबा अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह काफ़ी सुरक्षित स्थान था और इसका उपयोग आवास के रूप में किया जाता था। यह बाराखंबा इमारत आप देख सकते हैं जो काफ़ी सुंदर है, जो जूम करने पे आपको काफ़ी सुंदर लगेगी और इसका स्थापत्य आज भी वैसा का वैसा संरक्षित है, तो इसकी मजबूती भी आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं फिरोज शाह कोटला की। फिरोज शाह कोटला की बात करें तो दिल्ली में एक दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था जो फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। अंबाला जिले के टोपरा गांव में अशोक स्तंभ लाकर इस दुर्ग में स्थापित करवाया गया था। जैसा कि आप चित्र में भी फिरोज शाह कोटला में दुर्ग के अंदर अशोक वाले स्तंभ को देख सकते हैं। इस दुर्ग में एक जामी मस्जिद भी बनी हुई है। दुर्ग में कुछ इमारतें जैसे काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, दरगाह शाह आलम, खिड़की मस्जिद, ये सब भी बनी हुई है। मैं आपको अभी जो फिरोज शाह कोटला में अशोक का स्तंभ है टोपरा गांव का, वो दिखा देता हूँ। यह वो स्तंभ है जो लगा हुआ है, चित्र में आप देख सकते हैं। यह स्तंभ है जो अशोक का स्तंभ था। आगे हम बात करें फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। फिरोज शाह तुगलक के मकबरे की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में हौज खास के पास अपना मकबरा बनवाया। यह मकबरा वर्गाकार है और इसका मुख्य द्वार दक्षिण की ओर है। मकबरे की दीवारें सफ़ेद सीमेंट की बनी हुई है। बाद में सिकंदर लोदी ने इस मकबरे में कुछ सुधार कार्य करवाया। ये आप देख रहे थे सिकंदर लोदी के द्वारा सुधार किया गया फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। आगे हम बात करते हैं खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा खाने जहां तेलंगानी फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था और उसकी याद में उसके पुत्र जूना शाह ने यह मकबरा बनवाया था। इसे लाल गुंबद के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा। मकबरे का निर्माण कार्य गयासुद्दीन द्वितीय के समय में शुरू हुआ और नासिरुद्दीन महमूद के समय यह कार्य पूर्ण हुआ था। जैसा कि आप स्थापत्य की बात करें तो यह स्थापत्य एक अनोखी स्थापत्य है जो आज भी संरक्षित है। ये आप देख सकते हैं, इसको संरक्षित करके रखा गया है भारत सरकार के द्वारा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। आगे बात करते हैं बहलोल लोदी का मकबरा।
तो बहलोल लोदी के मकबरे की बात करें तो 1448 में सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण करवाया। इस मकबरे में 3 मेहराब तथा 5 गुंबद है। मध्य में स्थित जो गुंबद है वो सबसे ऊंचा गुंबद है। बहलोल लोदी का मकबरा लाल पत्थरों से बना हुआ है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। इसकी हालत थोड़ी जर्जर है, लेकिन अभी भी ये सुरक्षित माना जा सकता है। आगे हम बात करेंगे सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी के मकबरे के बारे में बात करें तो इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण करवाया था। इसी गार्डन में सैयद और लोदी काल के स्मारक स्थापित किए गए थे। इसमें गुंबद, मस्जिदें, पुल ये सब बने हुए हैं। ये हम सिकंदर लोदी का मकबरा देख सकते हैं, जो स्थापत्य की दृष्टि से काफ़ी अनूठा लग रहा है, काफ़ी सुंदर है। मोहम्मद शाह और सिकंदर लोदी के मकबरे अष्टभुजाकार मकबरे का शानदार उदाहरण माने जाते हैं। यह लोदी गार्डन में ही स्थित है, जो हम आपको जूम करके दिखाते हैं। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यदि आपको जीवन में मौका मिले जाने का तो इनको एक बार ज़रूर देखें। ये भारतीय के इतिहास की धरोहर है। आगे हम बात करते हैं बड़े खां और छोटे खां का मकबरा। बड़े खां और छोटे खां का मकबरा की बात करें तो इन मकबरों का निर्माण सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। सिकंदर लोदी ने मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। अब ये बड़े खां और छोटे खां का मकबरा आसपास में स्थित इमारतें हैं। ये दोनों आप देख सकते हैं, बड़े खां और छोटे खां का मकबरा साथ साथ है। ठीक है, आगे हम बात करें तो मोट की मस्जिद। मोट की मस्जिद सल्तनत काल की एक प्रसिद्ध मस्जिद रही है। इस मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। सल्तनत काल में लोदी शासकों के द्वारा निर्मित इमारतों में मोट की मस्जिद का स्थान अनन्य है। सर जॉन मार्शल भी कहते हैं मोट की मस्जिद लोदियों की स्थापत्य कला का सुंदरतम उदाहरण है। जैसा कि आप मोट की मस्जिद देख सकते हैं, जो कितनी सुंदर है। तो इस तरह स्थापत्य कला में हमने सल्तनत काल के गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के शासकों ने जो स्थापत्य कला की जो अनूठी इमारतें बनाई उनके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उनके समय कुछ स्थानीय प्रांत शैलियाँ भी विकसित हुई थी, जो भी हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात करेंगे सल्तनत काल की जो स्थापत्य कला की जो प्रांतीय क्षेत्रीय शैलियाँ थी वो कौन कौन सी थी और उनके अंदर किन किन इमारतों का निर्माण हुआ था। तो सल्तनत काल की प्रांतीय शैलियों को कुछ भागों में बांटा जा सकता है, जिनके अंतर्गत हम 8 शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल शैली, मालवा शैली, जौनपुर शैली, गुजरात शैली, कश्मीर शैली, बहमनी शैली, मेवाड़ शैली और मुल्तान शैली। इन 8 स्थापत्य कला की शैलियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो सल्तनत काल में क्षेत्रीय रूप से विकसित हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं हम बंगाल शैली की। बंगाल शैली की बात करें तो बंगाल शैली की विशेषताएं थी, इसमें नुकीले मेहराबों का प्रयोग किया गया था, जैसा कि हम चित्र में भी देखेंगे। इसे ईंटें और काले संगमरमर का प्रयोग किया गया। बांग्ला छतों का प्रयोग किया गया। बांग्ला छतें बीच में से उठी हुई और किनारों से थोड़ी धसी हुई होती है, जैसा कि चित्र में हम देखेंगे। हिंदू प्रतीकों को इस्लामिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था। इन चारों विशेषताओं को इस इमारत में हम देख सकते हैं। इसमें नुकीले मेहराब आप देख सकते हैं। नुकीले मेहराब आप देख सकते हैं, ये नुकीले मेहराब है। ढलवा छतें हैं, ये बीच में से आपको उठी हुई और किनारों से नीचे धसी हुई दिखती है। ये बंगाल शैली है। बंगाल शैली के अंदर का स्थापत्य काफ़ी अनूठा और काफ़ी सुंदर है।
जैसा कि ये इमारत मैंने आपको जूम करके बताई है। अब बात करते हैं तो बंगाल शैली के अंदर किन किन इमारतों का निर्माण किया गया। पहली इमारत अदीना मस्जिद, दूसरी कदम रसूल मस्जिद जो गौड़ या लखनौती घराने की है। तीसरी मस्जिद की बात करें तो बड़ा सोना मस्जिद या बर्रोस सोना मस्जिद जो भी गौड़ या लखनौती घराने की थी। ये आपके सामने लखनौती घराने की बड़ा सोना मस्जिद या बर्रो मस्जिद है। इसके बाद जब बड़ा सोना मस्जिद है तो छोटा सोना मस्जिद भी होगी। तो छोटा सोना मस्जिद भी आप देख सकते हैं, ये भी गौड़ या लखनौती घराने की है। ये वीडियो को आप बीच में रोककर इन स्थापत्य को निहार भी सकते हैं। इसमें आप छोटा सोना मस्जिद को आप जूम करके देखेंगे तो कितना सुंदर दृश्य आपके सामने पेश होता है। इसके पहले हमने आपके सामने बड़ा सोना मस्जिद की बात की थी, तो बड़ा सोना मस्जिद को भी हम आपके सामने जूम करके बता देते हैं। तो इसमें वही खासियत, बीच में से उठी हुई और किनारों से नीचे की तरफ। तो इस तरह बंगाल स्थापत्य कला में अनूठी विशेषताएं थी। आगे बात करें तो दाखिली दरवाज़ा जो गौड़ या लखनौती घराने का था, इसे लखनौती का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। गौड़ बंगाल के शासकों की राजधानी हुआ करती थी। कालांतर में गौड़ का नाम लखनौती कर दिया गया। बंगाल की ज़्यादातर निर्माण गौड़ या लखनौती में हुए। अब बात करते हैं अदीना मस्जिद की। अदीना मस्जिद के बारे में बात करें तो ये पांडुआ मालदा जिला पश्चिम बंगाल में है। बंगाल के सिकंदर शाह ने इसका निर्माण करवाया था। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है भारत की? अदीना मस्जिद। और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में मालदा जिला पांडुआ में। इसमें लगभग 400 गुंबद है। जैसा कि आप देख सकते हैं अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें 400 गुंबद माने जाते हैं। जैसा कि आप जूम करने पर देखेंगे, ये गुंबदों के ऊपर के हिस्से दिखेंगे तो गिनते गिनते थक जाओगे। 400 गुंबद है इसके अंदर। ये हम केवल अध्ययन की दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरी आती है मालवा शैली। मालवा शैली की बात करें तो इसे पठान शैली भी कहा जाता है। पहली शैली हमने बंगाल शैली देखी थी, दूसरी शैली हम देख रहे हैं मालवा शैली। इसे पठान शैली भी कहा जाता है। इस शैली का प्रमुख केंद्र धार और मांडू था। पहले मालवा की राजधानी धार और बाद में मांडू को बनाया गया था। मुख्य इमारतों की बात करें तो आजी मस्जिद मांडू में है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं आजी मस्जिद को। ये भी हम आपको जूम करके दिखाएंगे। आजी मस्जिद जो मांडू में है, इसमें भी काफ़ी अच्छे सुंदर गुंबद बने हुए हैं। भारत सरकार के द्वारा इनको काफ़ी सुंदर संरक्षित करके रखा गया है। यदि आपको मौका मिले तो आप इनको ज़रूर देखिए। आगे बात करते हैं होशंग शाह का मकबरा जो मांडू में है। भारत की पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत कौन सी है? होशंग शाह का मकबरा। यदि आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। ये आपके सामने है होशंग शाह का मकबरा, जो हम आपके सामने जूम कर देते हैं तो होशंग शाह का मकबरा, और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है, आंखें निहारती रह जाएगी इस तरह के स्थापत्य को देखते हुए। यह होशंग शाह का मकबरा है जो पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ पहली इमारत है। इसमें कुछ लोग देखने के लिए आए हैं। भारत सरकार के द्वारा इनका संरक्षण काफ़ी सुंदरता से किया जा रहा है। आगे बात करते हैं हिंडोला महल जो मांडू में है। हिंडोला महल को भी हम आपको जूम करके दिखाएंगे। हिंडोला महल और इसका स्थापत्य, इसमें आपको हिंडोला महल में आपको ध्यान से देखेंगे तो नीचे से हल्का सा कर्व या तिरछापन ली हुई दीवारें दिखेंगी। ये सभी हल नीचे से चौड़ी और ऊपर से सकरी दीवारें हैं।
तो हम देख रहे थे अभी, सॉरी बीच में थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया था, लेकिन हम बात करें अभी तो यह हिंडोला महल है। आगे हम बात करें तो मांडू के महल की, जिसे भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। मांडू का किला मांडू में है, भारत का सबसे बड़ा किला, जो आपको देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। ये मांडू का किला है। यदि आप जाना चाहें तो इसे एक बार ज़रूर देखें मांडू के अंदर। इसके बाद जहाज़ महल। जहाज़ महल की बात करें, ये भी मांडू में है। जहाज़ महल की विशेषता ध्यान से देखेंगे तो इस चित्र में आपको वैसे ही दिखेगी कि जैसे पानी के अंदर एक जहाज़ तैरता हुआ दिखाई देता है, उस तरह का दिखता है, क्योंकि इसके पास में एक झील बनी हुई है। झील में देखने पर आपको लगेगा कि एक जहाज़ जो पानी में तैर रहा है, इसलिए इसको जहाज़ महल कहा जाता है। ये जहाज़ महल भी मांडू में है। और मांडू का विजय स्तंभ जो 7 मंजिला है, महमूद खिलजी ने बनवाया था। इसके बाद अशरफी महल जो मांडू में है। अशरफी महल भी आप देख सकते हैं, यह छोटा महल है लेकिन काफ़ी सुंदर माना जाता है। यह आपको आगे हम बात करें इस टॉपिक में, स्थापत्य को जितना देखें उतनी आंखें निहारती रहती है। आगे बात करें तो रानी रूपमती का महल जो मांडू में है, इसको भी हम आपको जूम करके दिखाएंगे। तो रानी रूपमती का महल भी आप देखेंगे तो इसमें कुछ लोग सुहावने मौसम में रानी रूपमती का महल देखने आए, लेकिन हमें जो देखनी है इसमें इसकी विशेषता देखनी है कि इसकी दीवारें नीचे से चौड़ी और हल्का सा तिरछापन लिए हुए है। ये इसकी स्थापत्य कला की विशेषता है। और ये स्थापत्य कला की विशेषताएं तुगलक काल में आई थी, तो हमें ये ध्यान रखना है। हमें इस रानी रूपमती के महल के साथ साथ इन विशेषताओं को भी देखते रहना है। आगे बात करते हैं तीसरी शैली। अभी हमने 2 शैलियों के बारे में पढ़ लिया है। अब तीसरी शैली की बात करें तो वह है जौनपुर शैली। जौनपुर शैली की बात करें तो जौनपुर शैली को भारत का शिराज कहा जाता है। इसे शार्की शैली भी कहा जाता है। यहाँ की मस्जिदों में मीनारें नहीं होती थी। हिंदू इमारतों के अवशेषों पर इनको बनाया गया था। मुख्य इमारतों की बात करें तो अटाला मस्जिद, फोर्ट मस्जिद, झंझोरी मस्जिद। ये आपके सामने झंझोरी मस्जिद है। और झंझोरी मस्जिद का तो स्थापत्य अलग ही स्तर का माना जाता है। इसके पीछे का हिस्सा टूट गया था, लेकिन आगे का हिस्से का संरक्षण किया गया, जो आप देख सकते हैं कि इसकी दीवारों में जो आयतें लिखी हुई है और इसकी सुंदरता अनोखी स्तर की है। ये झंझोरी मस्जिद है। आगे हम बात करेंगे जामी मस्जिद। जामी मस्जिद की बात करें तो जामी मस्जिद सभी इमारतों का स्थापत्य एक अनूठा स्थापत्य है, जो आप एक बार देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। तो इनका स्थापत्य देख सकते हैं कितनी सुंदरता, और आज भी कितने वर्षों के बाद भी इन इमारतों का स्थापत्य वैसा का वैसा बनाया गया है। तो इनके स्थापत्य और कला का अनूठा नमूना है ये। आगे बात करते हैं लाल दरवाज़ा मस्जिद। लाल दरवाज़ा मस्जिद की बात करें तो यह एक लाल दरवाज़ा है, तो ये मस्जिद है। इसके बाद अटाला मस्जिद के बारे में हम बात करते हैं। अटाला मस्जिद के बारे में बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने अटाला मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया। इब्राहिम शाह सरकी ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। अटाला देवी का यहाँ पे एक अटाला देवी का मंदिर था, जिसे तोड़कर अटाला मस्जिद बनवाई गई। अटाला मस्जिद को भी हम आपको एक बार वापस दिखा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी, लेकिन एक बार वापस दिखा देते हैं अटाला मस्जिद को। यहाँ पे अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर अटाला मस्जिद बनाई गई थी। इसके बाद बात करेंगे हम गुजरात शैली की। इस शैली में जैन प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि जैन धर्म का प्रभाव गुजरात में काफ़ी अधिक था। इस शैली पर हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का बेहतरीन समन्वय देखने को मिलता है। गुजरात शैली की क्या विशेषताएं थी? इसमें पतले तो मीनार थे, उत्कृष्ट नक्काशी थी,
अलंकृत कोष्ठक थे। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह ने 1411 में की थी। अहमद शाह ने अहमदाबाद में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और महमूद बेगड़ा ने चंपानेर और जूनागढ़ में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये हमने 4 शैलियों के बारे में पढ़ लिया है जो क्षेत्रीय शैलियाँ थी सल्तनत काल में। तो अब 5वीं शैली की बात करें तो कश्मीर शैली, इसकी इमारतें हैं शाह हमदान मस्जिद। शाह हमदान मस्जिद के बारे में देखें तो ये आपको शाह हमदान मस्जिद देखने को मिलेगी और इसकी सुंदरता अलग ही है। कश्मीर की सभी मस्जिदों में इस मस्जिद को मुकुट का नगीना माना जाता है और ये नगीना के लायक भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सुंदरता। तो इस तरह हमने आज सल्तनत काल की स्थापत्य कला के बारे में जाना, कुछ चित्रों को देखा और गहराई से समझने का प्रयास किया। तो इस तरह की जानकारी से आप इस तरह की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हमारे वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी है या हमारे प्रयास में कोई कमी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। धन्यवाद।